देश के माहौल पर अकबर इलाहाबादी साहब की दो पंक्तियां। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। जी हां, अब ये बात राजनेता उद्योगपतियों से कह रहे हैं या फिर उद्योगपति राजनेताओं से, ये सोचने वाली बात है। और बात इसलिए उठी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है कि देखिए, हर एक कॉरपोरेट चोर नहीं होता, उनका भी देश को बनाने में उतना ही योगदान है जितना किसी मजदूर, किसान या फिर एक सैनिक का है या फिर किसी ब्यूरोक्रेट का है। और यहां से चर्चा की होती है शुरुआत, क्योंकि आमतौर पर कॉरपोरेट्स पर हमेशा उंगलियां उठाई जाती कि ये अपना काम निकलवाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए कुछ न कुछ गलत काम करते हैं या फिर करवाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद अब चर्चा कुछ और मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। क्या राजनेताओं को उद्योगपतियों से परहेज है, होनी चाहिए या नहीं? इसी पर होगी आज देश की बात। कॉरपोरेट्स हैं, चोर नहीं। हम वो लोग नहीं है जी जो उद्योगकारों के बगल में खड़े रहने से डरते हैं, वरना कुछ लोगों को आपने देखा होगा, उनकी एक फोटो आप नहीं निकाल सकते किसी उद्योगपति के साथ। लेकिन एक देश का उद्योगपति ऐसा नहीं हो जिन्होंने उनके घरों में जाकर के साष्टांग दंडवत न किए हो। ये अमर सिंह यहां बैठे, उनके पास सारा हिस्ट्री निकाल देंगे। जब नीयत साफ हो, इरादे नेक हो, तो किसी के भी साथ खड़े होने से दाग नहीं लगते। महात्मा गांधी का जीवन इतना पवित्र था, उनको बिरला जी के घर परिवार में जाकर के रहने में कभी संकोच नहीं हुआ। बिरला जी के साथ खड़े रहने में उनको कभी संकोच नहीं हुआ। नीयत साफ थी। जिन लोगों को पब्लिक में तो मिलना नहीं है, पर्दे के पीछे सब कुछ करना है, वो डरते रहते हैं। अगर हिंदुस्तान को बनाने में एक किसान का मेहनत काम करती है, एक कारीगर की मेहनत काम करती है, एक बैंकर फाइनेंसर की मेहनत काम करती है, एक सरकार के मुलाजिम की मेहनत काम करती है, एक मजदूर की मेहनत काम करती है, वैसे देश के उद्योगकारों की भी देश को बनाने में भूमिका होती है। हम उनको अपमानित करेंगे, चोर लुटेरे कहेंगे, ये कौन सा तरीका? हाँ, जो गलत करेगा उसको या तो देश छोड़ के भागना पड़ेगा या तो जेलों में जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। लेकिन ये भी पहले इसलिए नहीं होता था क्योंकि पर्दे के पीछे पहले बहुत कुछ होता था। तो आज देश की बात में बात यही होगी कि पर्दे के पीछे क्या होता है और पर्दे के आगे क्या होता है। और जी बिजनेस, चूंकि बिजनेस चैनल है तो ये चर्चा तो जरूर बनती है। और इस चर्चा में आज आपका परिचय करवा दूं तमाम वक्ताओं और प्रवक्ताओं से। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो प्रवक्ता हैं और इकोनॉमिक और सारी इकोनॉमिक से जुड़ी हुई पॉलिसीज पर गहरी पकड़ रखते हैं। राजकुमार भाटी साहब हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी का वो पक्ष रखेंगे और कानून के मामलों के बड़े भारी जानकार हैं। इसके साथ ही ए.के. भट्टाचार्य साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर वो हैं। अजय बग्गा साहब बाजार के जाने माने एक्सपर्ट हैं और विदेशी बैंक्स को वो हेड कर चुके हैं। अमर सिंह साहब हैं, राज्यसभा सांसद हैं और बड़े तेज तर्रार राजनेता हैं, लंबा अनुभव है और राजनेताओं के साथ साथ उद्योगपतियों पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। सुनील अलग साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, वो बिजनेस और मार्केटिंग कंसल्टेंट हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे अब से कुछ ही देर में। आइए शुरुआत करें। मैं आपको कार्यक्रम का हमारा फॉर्मेट बता दूं, क्योंकि आप में से कई लोगों से पहली बार मेरी बात हो रही है, मुलाकात हो रही है इस शो पर। तो पहले हम 3 सवाल पूछेंगे आपसे, जिसे हम कहते हैं रैपिड फायर राउंड। और इस रैपिड फायर राउंड में आपको जवाब हाँ या ना में देना है, और आप चाहें तो नो कमेंट्स भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको हाँ या ना में जवाब न देना हो। लेकिन हाँ, उस सवाल पर जो चर्चा करनी है वो हम रैपिड फायर राउंड खत्म होने के बाद करेंगे। उसके बाद एक सवाल देश की जनता के लिए होगा और शो का अंत जब हम करेंगे तो इस पूरी बहस का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम 2 अवार्ड हर रोज इस शो में देते हैं, एक तो मैन ऑफ द मैच
और दूसरा डायलॉग ऑफ द डे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के रैपिड फायर राउंड के साथ। पहला सवाल, क्या उद्योगपतियों और नेताओं की मुलाकात को सांठगांठ मानना सही है? पहला सवाल, क्या उद्योगपति और नेताओं की मुलाकात को सांठगांठ मानना सही है? गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, हाँ या ना? ना। भाटी साहब? नहीं। भट्टाचार्य साहब? नहीं। नहीं। अजय बग्गा साहब? जी नहीं। नहीं। अमर सिंह साहब? नहीं। लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंची। मैं फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करूंगा। तब तक मैं दूसरे सवाल की तरफ बढ़ता हूं। क्या उद्योगपति राजनेताओं से उनकी नजदीकियों का गलत फायदा उठाते हैं? अगर राजनेताओं से पहचान है, अच्छी नजदीकी है, तो क्या उसका गलत फायदा उठाते हैं? गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, आपका जवाब हाँ या ना? सिलेक्टिवली है, क्योंकि सब नहीं उठाते, लेकिन हाँ या ना, मतलब नो कमेंट्स हो सकता है। नो कमेंट्स नहीं, कुछ लोग उठाते हैं। कुछ हद तक, हाँ ठीक है। भाटी साहब? नहीं, ये सेम सवाल जवाब मेरा। सेम जवाब। मैं भी कुछ मैं उठा भी। सकते हैं, मैं भी। लेकिन ये नियम नहीं है कोई। जी मैं भी। भट्टाचार्य साहब? कुछ लेते हैं। कुछ लेते हैं, ठीक बात है। अजय बग्गा साहब? जी हाँ। जी हाँ, कुछ फायदा उठाते हैं। आइए तीसरा सवाल मैं आपके सामने रखूं। क्या कॉरपोरेट के साथ दिखने से सरकार की छवि गरीब विरोधी दिखती है? कोई भी सरकार हो, हम सिर्फ इस सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी सरकार हो, अगर उद्योगपतियों के साथ खड़ी दिखेगी तो क्या वो गरीब विरोधी ऐसी दिखती है? अग्रवाल साहब? इसके कुछ हद तक कई बार प्रचार के कारण, परसेप्शन के कारण ऐसा परसेप्शन बन गया है? बन जाता है। हमारे देश में कुछ माहौल ऐसा बन कुछ गया हद तक, हाँ जी बिल्कुल। ओके, भाटी साहब? पक्का हाँ। हाँ है, पक्का हाँ। देखिए राय एकदम साफ रखी है आपने। भट्टाचार्य साहब? आज की तारीख में हाँ। हाँ बिल्कुल, आज की तारीख में हाँ। अजय बग्गा साहब, आपका क्या मानना है? जी हाँ अनिल जी, हाँ जी हाँ। चलिए, तो ये है हमारा रैपिड फायर राउंड। और अब आज का कड़क सवाल, और चिंता न करें, कड़क सवाल हमारे पैनलिस्ट के लिए नहीं है, प्रवक्ताओं के लिए नहीं है, ये देश की जनता के लिए है, और आपको इसका जवाब देना है। जवाब देने के दो तरीके हैं, वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले सवाल सुन लीजिए। आपकी नज़र में सवाल थोड़ा कड़क है, शायद लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन ये देश की जनता को जवाब देना। आपकी नज़र में कौन ज़्यादा बेईमान है, नेता या उद्योगपति? सिंपल। इस सवाल का जवाब आपको हमें देना है फेसबुक के जरिए या फिर ट्विटर हैंडल पर। हमारा फेसबुक पेज है जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर हैंडल है @जी बिजनेस। आप वहां पर जाएं और आप अपने सवालों के जवाब हमें दे सकते हैं। आइए अब करते हैं चर्चा की शुरुआत। भट्टाचार्य साहब, क्या जरूरत थी प्रधानमंत्री जी को ये सफाई देने की कि वाकई में सारे उद्योगपति ऐसे होते हैं? इस तरह का माहौल क्यों बन गया है कि प्रधानमंत्री को कहना पड़े कि आप सारे उद्योगपतियों को चोर और लुटेरा न समझें? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है इसको संदर्भ में रखने के लिए। जी। पहली बात तो ये है कि अगर आप यूपीए की जो अंतिम 2-3 साल में आपने क्या देखा कि जो सीएजी के रिपोर्ट और एक करप्शन घोटाले का वातावरण से जो उद्योग और सरकार की जो एक रिलेशनशिप है, इक्वेशन है, वो काफ़ी हद से गलत हो गई और करप्शन रिडन हो गई। उसके बाद जब मोदी सरकार 2014 को आई, मैं ये मानता हूँ कि मोदी जी ने शुरू में उन्होंने उद्योगों के साथ एक नया कॉम्पैक्ट, नया रिलेशनशिप करने की उन्होंने एक प्रयास किया जी। और उसी के अनुसार उन्होंने पहले लैंड रिफॉर्म्स का करने का शुरू किया, लेबर लॉ को चेंज करने का शुरू किया, इवन जो निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन जिसे हम कहते हैं, उसका भी काफ़ी इनिशिएटिव शुरू में उन्होंने लिया। पर 2015 में दो चीज़ हुई। एक हुआ कि राहुल गांधी साहब का एक कमेंट, सूट बूट की सरकार, और दूसरा कमेंट उनका ओबामा साहब की 26 जनवरी के परेड में उनका एक सूट पहनना, जो सूट का दाम बहुत ज़्यादा माना गया था जी ना। उस वातावरण के बाद मैं मानता हूं कि जो मोदी सरकार जो है, उनको जरा एक इंडस्ट्री के साथ एक ओपनली आने का जो एक साहस था, राजनीतिक साहस, वो खो बैठे। और हम 2015 के बाद अगर देखें तो एक के बाद ऐसे डिसीजंस, जिस डिसीजन से सरकार को इंडस्ट्री के साथ करीब आने को दिखता है, वैसे डिसीजंस कम हो गई। नहीं, इसमें तो फिर भट्टाचार्य साहब, अगर ऐसा होता तो मोदी साहब चुनाव के पहले
ये क्यों कहते हैं कि उद्योगपति चोर नहीं है? उल्टा वो तो ये दिखाने की कोशिश एकदम, करते हैं, जैसा कि आपने भाटी साहब भी कह रहे हैं आप- कि अगर आप उद्योगपतियों के साथ खड़े हो तो आप गरीब विरोधी दिखते हो। आपने एकदम सही कहा जी। क्योंकि इसका कारण यही है कि चुनाव आ रहे हैं और चुनाव के आगे उनको ये साफ मालूम हो गया है कि अगर वो इंडस्ट्री के साथ एक नया कॉम्पैक्ट अगर तैयार न करे, एक नया रिलेशनशिप न तैयार करे, मैं मानता हूं कि हमारी देश की जो इलेक्शन प्रथा है, प्रणाली है, उसमें एक बहुत बड़ा Perfect. एक गैप आएगा। जी भाटी साहब, आपने एक सवाल का जवाब बेहद बेबाकी से और साफ साफ दिया कि अगर कोई राजनेता कोई भी पार्टी का हो वो उद्योगपतियों के हित की बात करता है तो वो गरीब विरोधी माना जाता है। देश में ये धारणा क्यों बन गई और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? देखिए, एक तो सिंघवी साहब जो मोदी जी ने कहा, मैं उस बात से सहमत हूँ कि उद्योगपति भी देश निर्माण के आवश्यक अंग हैं जी। और देश को उद्योगपतियों की आवश्यकता है। दूसरी बात, सारे उद्योगपति चोर नहीं होते जी, लुटेरे नहीं होते, लेकिन ये भी हमें उतनी सच्चाई से स्वीकार करना पड़ेगा कि उद्योगपतियों के और मजदूरों के हित अलग अलग होते हैं करेक्ट। और उनमें सीधे सीधे टकराव होता है। उद्योगपति ज्यादा मुनाफा कमाएगा तब जब मजदूरों का हक मारेगा। मजदूरों को अगर सही दाम मिलेंगे, उद्योगपति को मुनाफा कम होगा। तो इन दोनों के हित में टकराव होता है। भारत जैसे विकासशील देश में जहां 80 करोड़ लोगों की आमदनी 20 रुपए रोजाना आकी गई है, जहां 73% पूंजी 1% लोगों के पास है, उस देश का प्रधानमंत्री जनता के द्वारा चुना हुआ, लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ प्रधानमंत्री अगर ये कहता है कि मैं उद्योगपतियों के साथ खड़ा हूं, तो ये देश की जनता के साथ छल है, धोखा है और लोगों के मन में भय उत्पन्न होता है और चिंता उत्पन्न होती है कि हमारा प्रधानमंत्री तो उद्योगपतियों के साथ खड़ा है, हमारे साथ कौन खड़ा होगा? चलिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। तो गोपाल कृष्ण अग्रवाल वो साहब, ये कैसा वो यहां तक ठीक कह रहे थे जी, कि जी। उद्योगपति भी देश निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हाँ। हमें इनसे भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये कहना कि मैं इनके साथ खड़ा हूं, उसका एक स्वर ये भी निकलता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। अच्छा, बस ठीक है। अब गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, जब भाटी साहब कह रहे हैं और आम धारणा ये और ये सब लोग मानते हैं कि आप उद्योगपतियों के हित की बात करोगे तो ऐसा लगेगा नहीं, आप गरीबों के विरोधी हो। आप इतने रिस्क क्यों ले रहे हैं सर? ये देखिए, इसमें रिस्क नहीं है। बात यह है, नियत की बात कही प्रधानमंत्री ने। यह जो पूरा जो टर्म्स चला हुआ है 1979 से शुरू हुआ, जब इंदिरा गांधी जी ने सोशलिज्म को इस तरह से प्रचार प्रसार किया, नेशनलाइजेशन कर दिया, सारे उद्योगपति चोर है, उस तरफ से यह कांग्रेस की पूरी दिशा उसमें चलती रही। और अंदर से प्रधानमंत्री ने केवल यह नहीं किया उद्योगपतियों के साथ खड़ा रहना में नई कोई समस्या, उन्होंने कहा छुप छुप के मिलने में समस्या है। तो ये जो छुप छुप के फोन बैंकिंग होती थी यूपीए के सरकार में, जिसका भट्टाचार्य जी ने भी उल्लेख किया और प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि फोन करते थे छुप के कि ये लोन पास कर दो, नहीं तो 9-10 लाख करोड़ कहां से खुलेआम करा रहे हो आप? नहीं, सुने भाटी जी, सुन मैंने आपको सुना। तो अल्टीमेटली बात प्रधानमंत्री की स्पष्ट है कि सामने खड़े होइए। और आप ये में भाटी जी ने पहले आपने कहा बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया और बाद में उसको डाइल्यूट करके बिल्कुल नेगेट कर दिया कि आप उनके साथ नहीं कर। मेरे हिसाब से उद्योगपतियों का और मजदूरों का दोनों का तो मुझे भी था, दोनों एक साथ है। लगा तो मुझे भी था ये जब भाटी बिल्कुल साहब गलत बात है, प्रचार प्रसार है कि दोनों का हित आपस में टकराना। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स यहां भी शुरू हो जाती है। ये इंटरेस्टिंग बात। एक भाटी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक मिनट, शुरुआत में मुझे भी लगा सर आपको देख के, मैंने कहा अरे क्या बात है, भाटी साहब मोदी जी की बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन अंत में पता चला कि जब सेंटेंस खत्म हुआ आपका तो मुझे समझ में आ गया सच कही, दिल से कही, ईमानदारी से। ये बात तो पक्की है, दिल से गई। दोनों तो हो नहीं सकती। नहीं, दोनों ही हैं। आइए देखिए, सुनिए, शामिल करें, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें लगेगा कि ये लोग स्टूडियो में उसका फायदा उठा रहे हैं। अजय बग्गा साहब, समस्या क्या है कॉरपोरेट्स और राजनेताओं के बीच में? एक चीज जो मानी जाती है कि जो आमतौर पर लोग ये मानते हैं कॉरपोरेट्स राजनेताओं का इस्तेमाल करते हैं, ये लोग आमतौर पर लोग मानते हैं। दूसरी तरफ कॉरपोरेट्स ये मानते हैं कि राजनेता हमारा इस्तेमाल करते हैं। आपने तो दोनों तरह की चीजें देखी है, ये बताइए हकीकत क्या है, कौन किसका इस्तेमाल कर रहा है? देखिए अनिल जी, विश्व भर में ये रहता है कि कॉरपोरेट राजनेता को लॉबी करते हैं। कुछ जो डेवलप्ड मार्केट है वहां पे बहुत क्लियर है, जैसे लॉबिंग किस तरह आप कर सकते हैं, डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये लॉबिस्ट हैं।
और जो डेवलपिंग मार्केट्स हैं हमारी तरह के, वहां पे ये पर्दे के पीछे रहता है। तो कॉरपोरेट्स भी इस्तेमाल करते हैं राजनेताओं के, और राजनीतिक पार्टियों को कॉरपोरेट्स चाहिए क्योंकि चंदा चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। अब इलेक्शन का इतना खर्चा होता है, जैसे कर्नाटक का भी इलेक्शन हुआ तो जो सिविल सोसाइटी की जो एनजीओस हैं उन्होंने एक एस्टिमेट निकाला कि लगभग $2 बिलियन का खर्चा हुआ इलेक्शन पार्टी से। तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि फलाना करोड़ आप खर्च सकते हैं, बट अगर आप देखें तो जितने पर्चे छपने पड़ते हैं, जितनी रैलियां करनी पड़ती हैं, काफी पैसा लगता है। तो राजनीतिक पार्टीज भी विदाउट स्टेट इलेक्शन फंडिंग उनको वहीं जाना पड़ता है कॉरपोरेट्स के पास। ये रही पहली बात। तो ये तो विश्व भर में है। यही है कि अगर इसको लागू किया जाए, रूल बेस्ड बनाया जाए और डिक्लेयर करके आप करें तो ये बेटर है। जो सरकार ने अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स भी लेके आए, वो भी एक अच्छी पेशकश है। दूसरी बड़ी बात है अनिल जी, कॉरपोरेट्स बहुत जरूरी है भारत जैसे देश में, क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ 15% है, जबकि 65% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं, बट उनका जो आउटपुट है वो कुछ नहीं है। जो मैन्युफैक्चरिंग 15% कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे जीडीपी में, उसको 25-30% पे पहुंचाना पड़ेगा चाइना की तरह, अगर हमें यहां से बदहाली हटानी है, पॉवर्टी हटानी है। तो कॉरपोरेट्स की ये एक जरूरत है जो हमें माननी पड़ेगी। ठीक बात है। सुनील अलग साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बड़े कॉरपोरेट कंपनियों को वो लीड कर चुके हैं, अभी वो बिजनेस और मार्केटिंग कंसल्टिंग करते हैं। अलग साहब, ये बताएं कि क्या वाकई में उद्योगपति राजनेताओं का इस्तेमाल करते हैं या राजनेता उद्योगपतियों का इस्तेमाल करते हैं? तो देखिए, दुनिया भर में ये तो चिकन एंड एग की स्टोरी हो गई, नहीं कि एग आया था कि चिकन आया था, कौन आया था फर्स्ट। मेन थिंग जो आपको सोचना पड़ेगा कि देखो, अगर आप देश के लिए कुछ काम कर रहे हैं, चाहे उद्योगपति हो चाहे राजपति हो, अगर मिल के काम करो तो और भी अच्छा बढ़िया बनता है। अगर आप लड़ के काम करोगे तो फिर एक दूसरे को डिस्ट्रॉय भी कर दोगे। अब देखो, इंडिया में एक लाइन में हमेशा देता हूं कि प्रॉफिट टियरिंग और प्रॉफिट बनाना अलग चीज बात है। कोई प्रॉफिट टियरिंग कर रहा हो, वो चाहे 4-5% कर रहा हो, उनके पीछे जाइए। 96% 95% तो ऑनेस्ट हैं। आप जर्मनी में भी देख लीजिए, जो मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी उनके पास है, 15% of GDP is belonging to companies like Mercedes and all. 85% are SMEs. अच्छा चलिए, उनके SMEs are equal to much bigger than ours. Right. But the whole industry of being blackened, saying कि भैया जो भी उनके पास जाएगा खराबी करेगा वो, that has to stop. Otherwise आप कम्युनिस्ट कंट्री बन जाइए ना। अगर डेमोक्रेसी है तो you must live with it. I mean, कम्युनिस्ट तो फिर आप पूरा स्टेट ही करता रहेगा ना, फिर इंडस्ट्री की क्या जरूरत है आपको? जी, ये ऐसा क्यों होता है कि हाँ जी बोलिए। राजनेता मिलेंगे इंडस्ट्रीज से, कॉर्पोरेट से, लेकिन मतलब सबके सामने नहीं मिलेंगे, अलग से मिलेंगे। या तो आप हमारे घर आ जाइए, हम आपके घर चले जाएं, पर्दे के पीछे मिलेंगे, स्टेज पे साथ साथ नहीं बैठना। और जब डोनेशन चाहिए, इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा चाहिए, तब इन्हीं से लेना है। तो ये मतलब एक तो रिलेशनशिप छुपने छुपाने वाली और सामने नहीं आने वाली, और दूसरी तरफ पैसा जब चाहिए तो लेने की। ये क्यों, और इसका सॉल्यूशन क्या है? जी देखिए, अगर आप कंट्री को एजुकेट करेंगे शुरू से कि भैया ये खराब है, तो सारे पॉलिटिशियन डरेगा इंडस्ट्री से मिलने के लिए। अगर आप एक्सप्लेन करेंगे पूरे पब्लिक के लिए, भाई साहब यही इन्वेस्ट करेंगे, यही नौकरियां देंगे, हम भी इनके साथ मिलके, देन द इमेज ऑफ इंडस्ट्री मस्ट चेंज। वो मैं तो कह रहा हूं ना कि आप सोचते हैं कि हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट, आप देखिए आजिम प्रेम जी क्या कर रहा है, कितना CSR कर रहा है। आप चाहे किरण मजूमदार को ले ले, ITC को ले लीजिए, कल वो 2 दिन पहले AGM हुआ, सब फार्मर्स को हेल्प कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट को भी तो आके सामने कहना चाहिए, देखिए इतने सारे अच्छे इंडस्ट्रीज हैं। अब क्या फर्क पड़ता है अगर आप देखें कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ट्रांसपेरेंटली गलत काम कर रहा है पॉलिटिशियन के साथ, आप पॉलिटिशियन को पॉइंट कर दीजिए। वो अगर नहीं छोड़ते हैं तो यू ब्लेम द पॉलिटिशियन। गलती तो सब जगह से हो सकती है ना जी। तो मैं तो इतना इमेज तो चेंज, प्रॉफिट टियरिंग जो कर रहा है उसको रोकिए आप। प्रॉफिट तो बिजनेस का है, अगर मैं प्रॉफिट नहीं बनाऊंगा तो मैं डोनेट कैसे करूंगा, मैं नौकरी कैसे दूंगा, मैं इन्वेस्ट कैसे करूंगा?
सो बिल्कुल इमेज perfect है। चेंज तो करें भाटी साहब- बोथ टुगेदर। और क्या गवर्नमेंट का नहीं है कि आप सब ले रहे हो? हाँ बोलिए। ठीक बात है। भाटी साहब, अगर फोटो खिंचा लिया साथ में स्टेज पे तो उसमें गुनाह क्या है? अगर देखिए, अब आप 100 कॉर्पोरेट्स के साथ फोटो खिंचाओगे, एक आध एनपीए हो जाएगा, तो ऐसे तो कैसे पता चलेगा कि किसके साथ खिंचवाना है, किसके साथ नहीं खिंचवाना? अनिल सिंघवी जी, बिल्कुल गुनाह नहीं है। और मैंने आपने जो कहा विरोधाभास, मेरी बात में कोई विरोधाभास नहीं है। मैं दोबारा ठीक से बता देता हूँ जी। इसमें कोई गुनाह नहीं है। वो भी देश के अभिन्न अंग हैं। देश के विकास में उनकी भूमिका है उद्योगपतियों की। और हमारी पार्टी के सर्वे सर्वा माननीय मुलायम सिंह यादव जी सुब्रत राय सहारा के साथ और अंबानी जी के साथ, सबके साथ खूब मिलते थे। बिरला जी के साथ भी मिलते थे। कोई गुनाह नहीं है। ठीक बात है। लेकिन सवाल ये है कि अभी जो इन्होंने कहा अग्रवाल साहब ने, ये दो शब्दों को बड़े घृणा के साथ प्रयोग करते हैं, बड़े हल्के शब्द समझ के। समाजवाद और सेकुलरिज्म। समाजवाद का थोड़ा अध्ययन कर ले अग्रवाल साहब, समाजवाद का मतलब क्या है। समाजवाद इंडस्ट्री में भी समाजवाद चाहिए। समाजवाद का अर्थ इंडस्ट्री को खत्म करके, उद्योगपतियों को खत्म करके मजदूरों को मालिक बना देना नहीं है समाजवाद। समाजवाद का अर्थ है गरीब से गरीब आदमी और अमीर से अमीर आदमी के बीच में दूरी कम से कम हो, डिफरेंस कम हो, उस अंतर को कम करना। इतना अंतर ना हो कि एक आदमी की आमदनी तो केवल 20 रुपए है और एक आदमी 5-5 करोड़ रुपए का होटल में रुकता है। इतना अंतर नहीं होना चाहिए। ये समाजवाद है। ठीक है। हाँ अग्रवाल साहब, अब आपको जवाब देना है। देखिए, मैं एक स्पष्ट बात बता दूं, समाजवाद के हम खिलाफ नहीं है। हमारा अंत्योदय, दीनदयाल जी का जो शब्द है, उसका अंत्योदय का मतलब ये कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो सरकार का विकास उसके घर तक पहुंचे, उसके जीवन में पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य है, उसको लेके चले। अब आप दूसरी बात बताए, हम कह रहे हैं समाजवाद का नारा जो 1979 से लगाया इंदिरा जी ने, वह गलत है। नहीं तो आज आप देखिए, वर्ल्ड ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट आई थी, जिसकी रिपोर्ट क्या है, देश के 97% लोगों की जो सकल आय वेल्थ है वह 10 लाख रुपए से भी कम है। तो डिस्क्रिपेंसी 56% जो वेल्थ है वो मात्र 1% लोगों के पास है। तो ये समाजवाद इतने साल से, 60 साल से समाजवादी का यह रिजल्ट है। अगर ये समाजवाद का रिजल्ट है तो हम उस समाजवाद को नहीं एक्सेप्ट करते। उससे बेटर है कि समाज में मैन्युफैक्चरिंग हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, और जो हम कर रहे हैं गरीबों के लिए, जो जनता सरकार की योजनाएं हैं, 116 योजनाएं जनता के घर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य, उसमें से 7 प्रमुख योजनाएं, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे गैस कनेक्शन हो, चाहे उनको मकान हो, चाहे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण सड़क योजना हो, चाहे आय दुगनी करने की बात हो, वो घर तक पहुंचे। ये सरकार का फर्ज है। और ये पैसा कहां से आएगा? टैक्स कलेक्शन से आएगा। ठीक बात। तो वह कौन, वेल्थ क्रिएटर कौन है? एक एग्रीकल्चरिस्ट, किसान, और दूसरा मैन्युफैक्चरर। ये दो ही हैं जो वेल्थ क्रिएट करते हैं देश में, जो कुछ पैदा कर रहे हैं। केवल डिस्ट्रीब्यूट आप करने के करोगे तो आप तो गरीबी बांटते रहोगे, और क्या करोगे? और जब प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही, बड़ी इंटरेस्टिंग, और उस समय अमर सिंह जी भी वहां पर बैठे थे और उन्होंने इशारा भी उन्हीं की तरफ किया। तो अमर सिंह जी, प्रधानमंत्री ने जब कल आपकी ओर इशारा करते हुए कहा कि आप तो सब जानते हैं, बताइए आप क्या जानते हैं और आप इस पर क्या कहेंगे? अब वो क्यों उन्होंने कहा, इस पर टिप्पणी करने का न तो मेरा अधिकार है न तो मेरी क्षमता है। लेकिन मैं उनकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि उद्योगपति को और उद्यमी को चोर कहना और उनके साथ तस्वीर खिंचाने पर आपत्ति प्रकट करना बिल्कुल ढोंग है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में चिदम्बरम बहुत मूर्धन्य और शीर्षस्थ नेता रहे, इतने बड़े नेता कि प्रणब मुखर्जी ऐसे कद्दावर व्यक्ति को उन्होंने कष्ट दे दिया और काफ़ी द्वंद्व हुआ, वो सार्वजनिक हुआ, सब जानते हैं। तो चिदम्बरम स्वयं स्टरलाइट नाम की अनिल अग्रवाल की कंपनी है, उसके निर्देशक रहे। तो क्या चिदम्बरम पापी हो गए? मैं तो समझता हूँ कि अनिल अग्रवाल की स्टरलाइट इतनी बड़ी कंपनी धूमिल हो गई कि वह चिदम्बरम, जिसके बेटे कार्तिक का 23 जगह जाली अकाउंट है, वह उसकी कंपनी के बोर्ड में थे। तो इसी तरह से तमाम उदाहरण है। रजनी पटेल, ललित नारायण मिश्रा, प्रणब कुमार मुखर्जी, ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनके उद्योगपतियों के साथ हरदम संबंध रहे। और मैं उद्योगपतियों के साथ संबंध के कारण इनको बुरा नहीं बोलता, मेरे उद्योगपतियों के साथ संबंध रहे। आज मध्य प्रदेश के होने वाले भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ स्वयं उद्योगपति रहे। ईएमसी नाम की उनकी कंपनी थी,
वह उद्योगपति, जैसे मैं एक छोटा मोटा उद्योगपति था वैसे वो छोटे मोटे उद्योगपति थे। ये अलग बात है, राजनीति में आने के बाद कमलनाथ जी बहुत बड़े हो गए, हम लोग उतने बड़े नहीं हो पाए। हमारे बड़े भाई हैं कमलनाथ जी, और कमलनाथ जी स्वयं उद्योग से हों, औद्योगिक घराने से हों, उद्योगपतियों से संबंध हो, मैं समझता हूँ। तो यहाँ पे ए.के. भट्टाचार्य साहब, सवाल मेरा आपसे ये है, एक चीज बदलाव दिख रही है आपको हिंदुस्तान में कि आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले जितना उद्योगपतियों को अनटचेबल माना जाता था, कि कोई राजनेता दिखना नहीं चाहता था, अब धीमे धीमे वो चीज कम हो रही है। अब वो कम से कम इस लेवल पर आ रहे हैं कि हाँ, उद्योगपतियों के बारे में बात करेंगे तो हमारी सरकार नहीं जाएगी। कम से कम राजनेताओं में ये कॉन्फिडेंस आ रहा है। जरूर, मैं तो समझता हूं कि ये बदलाव जरूर आया है और आएगा, और इस आने का भी एक कारण है, और किस तरह से बदलाव और भी शीघ्र हो जाए उसके मैं 3 कारण बताऊंगा जिससे कि ये बदलाव और भी आगे तीव्र हो सके। पहला है कि हमारी जो इलेक्टोरल फंडिंग नॉर्म्स जो हैं वो और भी उदारीकरण किया जाए। इसमें अभी भी काफी ऐसे चीज हैं जो ट्रांसपेरेंट नहीं हैं। 20,000 से 2,000 कर दिए, उसमें भी काफी नॉन ट्रांसपेरेंसी आ रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड में ट्रांसपेरेंसी की अभी भी थोड़ी बहुत कमी है। तो पहला है इलेक्टोरल फंडिंग को और भी क्लियर किया जाए। दूसरी बात, जो सरकार की जो नियम और नीतियां हैं उनको डिस्क्रेशन लेस किया जाए, जिसमें कोई डिस्क्रेशन न हो। एवरीथिंग शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड नॉर्म बेस्ड। नंबर 3, जो हमारी देश में जो सरकार जो इकोनॉमिक एक्टिविटी से अपने आप को विरत कर रही है, अपने आप आ रही है, प्राइवेटाइजेशन का जो एक माहौल बना था उसको और भी शीघ्र गति दे। उसके साथ साथ जो रेगुलेशन जो है, नियामक संस्थाएं हैं, उनको इंडिपेंडेंट और सुदृढ़ करने की कड़ी चेष्टा करे। तो ये 3 चीज अगर साथ किया जाए, मुझे लगता है कि उद्योगपति की जो एक धूमिल छवि है वो छवि में और जरा अच्छी एक बात आनी शुरू हो जाएगी। धूमिल छवि है उद्योगपतियों की, जरूर। लेकिन अभी भी शायद राजनेताओं जितनी नहीं। हमारे 2 वरिष्ठ हमारे राजनेता हैं, माफ कीजिएगा आपके ऊपर नहीं करके, लेकिन मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, बुरा न लगे। लेकिन अजय बग्गा साहब, एक चीज तो साफ है और आपने भी अनुभव की होगी कॉर्पोरेट्स में रहते हुए कि कहीं न कहीं किसी न किसी तरह की अप्रूवल अगर आपको चाहिए तो पॉलिटिशियन की तरफ से दबाव आता है। वो फिर भले वो नगर सेवक जिसको आप कहते हैं ना कि वार्ड मेंबर हो या फिर कैबिनेट लेवल का मिनिस्टर या कोई भी आप पोस्ट का ले लें, ऊपर से नीचे तक, मतलब आपको वो कहते हैं कि सेट तो करना पड़ेगा अगर कामकाज चलाना है। छोटा ऑफिस से लेकर एक प्लांट चलाना हो तो हर डिपार्टमेंट में, हर पार्टी में, भले वो सत्ता में होना हो। क्या ये वाकई में नॉन सीक्रेट नहीं है कि हर इंडस्ट्रीज को, हर कॉर्पोरेट को, पॉलिटिकल पार्टीज को सेट करना होता है ताकि उसका बिजनेस आराम से चल सके? केवल पार्टी नहीं अनिल जी, ब्यूरोक्रेसी को भी। और अगर आप देखें तो इस सरकार ने अच्छी प्रोग्रेस की है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग आती है, हमारा 130 का रैंक था और अब 100वां रैंक आ गया। बट फिर भी पूरे विश्व भर में हम 100वें कंट्री हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। तो अगर आपको फैक्ट्री लगानी है, 25-30 आपको अप्रूवल चाहिए, हर तरह का इंस्पेक्टर आके परेशान करता है और वो चलता ही रहता है। वो हर महीने लेबर इंस्पेक्टर आता है, प्रोविडेंट फंड का कोई पहुंच जाता है और हर एक को देना पड़ता है। और ये नहीं है कि सिर्फ फैक्ट्री के लिए, अगर आप रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं उसके लिए भी चाहिए। कुछ भी आप बिजनेस करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत मुश्किल है भारत में। और इसका जो बहुत बड़ा एक रिजल्ट हो गया है कि 1979 में जब चीन के रिफॉर्म हुए, हम चीन के काफी करीब थे पर कैपिटा इनकम में। 91 में हमारे रिफॉर्म शुरू हुए तो 12 साल का डिफरेंस रहता था दोनों इकोनॉमीज में। अब वो डिफरेंस इतना रह गया कि हम 2 ट्रिलियन के इकोनॉमी है, वो 10 ट्रिलियन, वो 5 गुना हमसे आगे बढ़ गए। उनका पर कैपिटा भी हमसे 5 गुना आगे बढ़ गया। अब चीन ने जो प्रैग्मेटिक स्टेप लिए, वैसा हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत में चाहिए जो आज के माहौल में बिल्कुल नामुमकिन है। तो क्या हो गया अनिल जी, आज आप देखिए निफ्टी के जो रेवेन्यू है, जो चुनिंदा 50 कंपनियां भारत की, वो 50% से ज्यादा अपना रेवेन्यू देश के बाहर से कमाती हैं। वो विदेश में निवेश कर रहे हैं क्योंकि वहां आसान है। ईस्टर्न यूरोप में आपको अगर लगाना है प्लांट, बहुत आसान है। आप ईस्ट एशिया में प्लांट लगाइए, बहुत आसान है। वही प्लांट अगर आपको भारत में लगाना है
मैं इतने निवेशकों को लेके गया, एक ग्लोबल हेड थे सबसे बड़े एक रिटेलर के, मंत्री ने हमें 2 घंटे वहां बाहर बिठाई रखा अपॉइंटमेंट देने के बाद, और जब हम अंदर गए वो मंत्री ऐसे कार्ड फेंकता है कि यहां पे आप फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे, 60 करोड़ यहां पहुंचा देना। हमने बोला देखिए हम ये सब तो नहीं, ये तो रिटेल में आए हैं, रिटेल भारत में करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आप पहले यहां कर लीजिए, ये प्रोजेक्ट कर लीजिए। प्रोजेक्ट का मतलब था कि किसी को आपको पैसे देने हैं, मेरे जानकार के साथ आप 60 करोड़ का प्रोजेक्ट करिए फिर मिलने आइए। वो तो भाग गए वहां से। अब ये बहुत साल पहले की बात है, 7-8 साल पहले की बात है, बट ये रियलिटी रहती है। हम एक जगह लेके गए जहां 600 एकड़ लैंड में हमने बोला बंजर जमीन थी, यहां फैक्ट्री लगवाएंगे, ये करेंगे। इतना बड़ा मुंह खुलता है कि यहां पे आप पहुंचा दीजिए पैसे, फिर आप बात करिए। हमने बोला ये पूरी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का भला हो जाएगा, इतने यहां पे प्लांट लगेंगे। इंटेल को लेके आए थे हम, $2 बिलियन वो डालना चाहते थे। इंटेल ने वो प्लांट जाके वियतनाम में लगा दिया। वियतनाम और भारत की क्या बराबरी है? हमारे पास इतने इंजीनियर हैं, 6-7 लाख इंजीनियर हर साल निकलते हैं, जिनको ड्राइवर की नौकरी के पैसे भी नहीं मिल रहे आज। इंटेल ने जाके वो प्लांट लगा दिया। क्यों? यहां पे इतना मुंह खुला था कि वो नहीं भर सकते थे वो मुंह। तो ये रियलिटी है अनिल जी। जी अलग साहब की मुस्कुराहट मुझे कुछ और बता रही है। 8 साल पुरानी नहीं नहीं मैं उसमें नहीं जा रहा है, कौन पार्टी क्या थी क्या नहीं, लेकिन अलग साहब के पास आऊं उससे पहले सर मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे लगता है आप भी कुछ इस पर कहना चाहते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग थॉट्स है आपके पास में, लेकिन उससे पहले देश की जनता से जो हमने कड़क सवाल पूछा वो मैं फटाफट आपके सामने रख दूं। हमारा सवाल सिंपल था कि आपकी नज़र में कौन ज़्यादा बेईमान है, नेता या उद्योगपति? बट बिल्कुल सिंपल है, कौन ज़्यादा बेईमान है? क्योंकि देश की जनता आमतौर पर मानती है कि दोनों बेईमान है, दोनों गलत तरीके से अपना काम करते हैं। तो हमने कहा कौन ज़्यादा वो पता चल जाए आज। 89 ये 89% जो है ये नेताओं के लिए वोट है और 11% उद्योगपतियों के लिए। तो देश की मोदी जी जो कह रहे हैं वो यही बात है। तो देश की जनता ये मानती है कि 89% लोग, और देश की जनता में मैं फिर से आपके सामने कह दूं ये कोई पूरी देश की जनता का पोल नहीं है। जिन लोगों ने इस पोल में हिस्सा लिया उनका परसेंटेज हम बता रहे हैं, हम कोई दावा नहीं करते कि पूरी देश की जनता ऐसा सोचती है। अलग साहब अब आपकी मुस्कुराहट का राज बता दीजिए सर। जी देखिए, 2 चीज मैं आपको बताना चाहता हूं सिंपली, कि जो किसी ने कहा था कि इलेक्शन, जो जब इलेक्शन टाइम में गवर्नमेंट आती है तो पैसे मांगती है तो ये छुपा छुपी सब देते हैं और ये वो। देखिए, जब तक पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड नहीं करेंगे कि देखिए अमेरिका में आप जाइए, डेमोक्रेट के लिए भी पैसे आते हैं, रिपब्लिकन के लिए भी आते हैं। अगर रिपब्लिकन पार्टी जीतती है तो वो नहीं जाते हैं आफ्टर द इंडस्ट्रियल्स टू बैक डेमोक्रेसी, डेमोक्रेट्स, दे डोंट गो आफ्टर रिपब्लिकन्स। यहां पे तो है, पता चल गया कि आपने बीजेपी को दिया है तो कांग्रेस आया पहले आपके पीछे, कांग्रेस को दिया है तो बीजेपी। सो पॉलिटिशियंस हैव टू वर्क आउट। देखिए आप जाइए, जो जेटली साहब ने किया है टू मेक दीज बॉन्ड्स स्लाइटली लेस दे मेड इट मोर ट्रांसपेरेंट, ताकि आप दे सकें। वंस द पॉलिटिकल वर्ल्ड अंडरस्टैंड्स कि भाई साहब यू कैनॉट गो आफ्टर समबडी हु इज नॉट गिवन यू मनी, फिर तो ठीक हो जाएगा। एक पॉइंट वो मेरा, इंडस्ट्रियलिस्ट डरता है सिर्फ कि भाई साहब मैंने आपको दे दिया और अगर आप नहीं आए तो मैं तो मरा ना। सो दैट्स द क्वेश्चन दैट हैज टू बी आंसर्ड। सेकंड जो कह रहे हैं, देखिए मैं तो अपना जितना भी देखा हूं, कोई भी पॉलिटिशियन फॉरेनर के साथ फोटो खिंचवा लेगा। अरे भैया देखो मैं लेके आया हूं, सैमसंग आ गया, फलाना आ गया। आप कभी पता कराते हैं कि सैमसंग वेदर इज अ थीफ और नॉट इन कोरिया? फॉरेनर के साथ आप खिंचवा लेंगे, इंडियन के साथ आप डर जाएंगे। अरे भाई साहब, इंडिया इज इंडियन, आप भी इंडियन हो, एक साथ जुट के काम कीजिए, बहुत तरक्की हो सकती है। जैसे कोई कह रहा था हम बाहर क्यों जा रहे हैं, वाई आर वी सेटिंग अप फैक्ट्रीज इन मलेशिया एंड वियतनाम एंड एवरीवेयर एल्स, बिकॉज यही डर है। और अगर आप डर हटा दें तो ठीक है, ब्लैक शीप तो सब जगह है, पॉलिटिशियंस में भी, इंडस्ट्रियलिस्ट में भी, बट वो 2-3% है। डोंट ट्रांसफर दैट टू 98% ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट हु वांट टू हेल्प। वो तो हम तो तैयार हैं करने के लिए। आप कह देंगे सब लोग खराब हैं तो फिर तो हम बाहर चले जाएंगे और क्या। ठीक बात, वही मैं इसलिए स्माइल करा था। देखिए मैं गिव यू वन एग्जांपल, मैं गुजरात में गया था पहले साल, जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे। एक फॉरेनर को मैं लेके गया था और एक इंडियन को लेके गया। उन्होंने सुना आपको लैंड चाहिए, आप बताइए कहां जाना है, 1 रुपया उन्होंने नहीं लिया।
तो यू नीड मोर पॉलिटिकल पीपल हु आर विलिंग कि भाई आप स्टेट में आ रहे हो, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, मेरा स्टेट बढ़ेगा. इफ यू हैव मोर पॉलिटिशियंस लाइक दैट यू विल इंप्रूव इंडिया. कोई बाहर जाना चाहता है क्या जिंदगी में? मैं बाहर जाना चाहता हूं भारत से, कभी भी नहीं. आप फोर्स करेंगे तो मैं चला जाऊंगा. बिल्कुल. तो और देखिए, भट्टाचार्य साहब, अंबानी को आप कहते हो, जियो इस बात की उन्होंने क्रेडिट तो launch देनी किया. होगी, हर इस बात की customer क्रेडिट तो उन्होंने एक आपको second- मोदी जी को देनी पड़ेगी कि उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात करने के बाद से कम एक माहौल ये तो बनाया कि हर राज्य का मुख्यमंत्री या बड़े नेता उद्योगपतियों को बुलाए, सम्मान दे और अपने प्रदेश में आकर पैसा लगाने के लिए उन्हें न्योता दे. और ये चीज वहां से शुरू हुई, अब हर राज्य में फैल रही. तो कम से कम जो हम बात कर रहे थे कि अब उद्योगपतियों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिलना शुरू हो रहा है. हर राज्य को ये समझ में आ रहा है. उद्योगपति को सम्मान सिर्फ इस नौते से ही नहीं आएगा, मेरा मानना यह है. जी. उद्योगपति को सम्मान तब आएगा जब एक नॉन ट्रांसपेरेंट वे से उसको इम्प्लीमेंट करने का एक मौका मिलेगा. अब आप करें वाइब्रेंट गुजरात कहें या जो स्टेट की जो वेरियस मेले जो होते हैं उसमें इंडस्ट्री को आप बुलाते हैं भाई करो, उसके अंदर वही चीज राजनीतिक नेता और उद्योगपति का एक नेक्सस डेवलप होने की स्कोप रहती है. मेरा मानना यह है कि असली सुधार तभी होगा जिस दिन हर उद्योगपति को एक ओपन अपॉर्चुनिटी, ट्रांसपेरेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी. वो जहां भी उद्योग लगाना चाहेगा लगाएगा. इसमें कोई राजनीतिक इंटरफेरेंस या कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी और राजनीतिक जो शक्तियां जो हैं वो उसको जो उद्योग को इंप्लीमेंट करने में सहायता करेगी. इस वक्त क्या हो रहा है कि अभी भी राजनीतिक शक्तियां और उद्योगपति की जो एक इच्छा है उसमें एक तालमेल होनी चाहिए, तभी एक उद्योग लग सकती है. उसके ऊपर हमें जाना है, वो तभी एक असली उधार होगा. बिल्कुल. अग्रवाल साहब, आपके पास आ रहा हूं. उससे पहले मैं एक सवाल अमर सिंह साहब से लेना चाहता हूं और उससे पहले 2 लाइन पढ़ना चाहता हूं. बशीर बद्र साहब की पंक्तियां ये: जी चाहता है बहुत, जी बहुत चाहता है सच बोले, जी बहुत चाहता है सच बोले, क्या करें हौसला ही नहीं होता. तो उद्योगपतियों के सामने जो सुनील अलग साहब बोल रहे थे वहां से मुझे पंक्तियां याद आई कि सच बोले तो कैसे बोले, क्योंकि अगर खुलकर किसी को डोनेशन दे दिया और भगवान न करे वही पार्टी हार गई तो फिर अगले 5 साल हम कैसे निकालेंगे. सबसे बड़ा डर ये होता है और यही वजह है अमर सिंह साहब की नेता उद्योगपतियों से मिलते हैं तो छुप छुप कर. तो फिर ये बताइए, सब कुछ ठीक है तो ये छुपने छुपाने की जरूरत क्यों है? तो जो कहते हैं उनसे पूछिए. मोदी जी तो सिर्फ 4 साल से सरकार में है. क्या अडानी और अंबानी, जिसके लिए ये कहा गया कि जियो के विज्ञापन में मोदी जी आए, या अनिल अंबानी के राफाल के लिए विवाद खड़ा किया गया, तो मैं पूछता हूँ कि आज कुछ वर्षों से दोनों अंबानी बंधु अलग हुए हैं, लेकिन ये अडानी और अंबानी क्या इनकी निर्मित मोदी जी के कार्यकाल में हुई है? गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में वो गुजरात के उद्योगपति उनको जानते हैं, वाइब्रेंट गुजरात में आते हैं. कल भी अगर मुकेश अंबानी आते तो कल भी उनका भाषण सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता. वो नहीं आए, उनके प्रतिनिधि महेंद्र नाथ आए थे, वो अलग बात है. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि मोदी जी के द्वारा निर्मित ये नहीं है. अगर क्रोनी कैपिटलिज्म भी है, अगर लाभ भी इनको मिला है, मैं आपको स्वयं अपनी बात बताऊं, गौतम अडानी जी हमसे बड़े निकट थे. जब हमारे राजनीति का अवसान हुआ तो ये गायब हो गए, वो अलग बात है. लेकिन 96 से लेकर के 2009 तक 14 साल तक गौतम अडानी से मेरे बड़े घनिष्ठ संबंध रहे. इसका मतलब क्या मैं अडानी जी का आदमी हो गया? समाज है, राजनीति है. अब संबंध हमारे बीच में जब हमारे राजनीतिक रूप से खराब समय आया तो वो नहीं थे, तो क्या मैं इसका बुरा मानूं? ये रीति है कि जब अच्छे दिन होते हैं तो लोग आ जाते हैं, बुरे दिन होते हैं तो लोग चले जाते हैं. ये दुनिया की रीति है और इस रीति का अनुपालन करना चाहिए. तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, यार हमारी बात सुनो. ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो. वाह, क्या बात है. तो अभी तक तो अग्रवाल साहब मैं यही सोचता था कि राजनीतिक उद्योगपतियों को छोड़ देते हैं मझधार में. अमर सिंह साहब तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं कि उद्योगपति भी राजनेताओं को छोड़ते हैं. ये सही है? बिल्कुल. जब उन्होंने तो अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताया, ये होता है. लेकिन मैं आपकी बात को बहुत अच्छी तरह से दोबारा बोलना चाहता हूं. आपने कहा क्या करें हौसला नहीं होता. यह पहली बार मोदी जी क्यों इतने पॉपुलर है? वो चीजों को स्पष्ट रूप से जो उनके नियत के साथ वह स्पष्ट रूप से कहते हैं. यहां यह नहीं था कि उद्योगपतियों के साथ संबंध नहीं थे, ये संबंध रखते थे लेकिन छुप छुप के रखते थे.
और यही सबसे गलत बात है। आप भट्टाचार्य जी ने भी क्या कहा, आप ट्रांसपेरेंसी लाइए, फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाइए, अपने संबंधों में ट्रांसपेरेंसी लाइए, और गलत सही है तो जनता को, अब 100 लोगों से मिले हुए 2 लोग गलत भी आपके हो गए तो क्या आम जनता में नहीं क्रिमिनल लोग भी फोटो खिंचवा लेते हैं? तो फिर इसका मतलब क्या कि जनता से मिलना बंद कर दे? तो इसलिए मेरे ख्याल से उद्योगपतियों को एक महत्वपूर्ण उनका योगदान है देश के आर्थिक विकास में, और उनके बगैर देश का विकास नहीं संभव है। रिसोर्सेज जनरेट करने का, मैन्युफैक्चरिंग का, एम्प्लॉयमेंट का, हर चीज तो उद्योगपति करते हैं, नहीं तो सरकार क्या करेगी? सरकार ही सारे काम तो कर नहीं सकती। तो इसलिए मुझे लगता है कि यह बहुत ही अच्छा और स्पष्ट रूप से जनता के साथ अपनी स्वीकारोक्ति है, इस चीज को अच्छी तरह से मानना। इस बात की क्रेडिट मैं भाटी साहब को भी देना चाहता हूं। अगर 2 राज्यों में सबसे पहले इस बात की शुरुआत है कि नहीं, उद्योगपति अछूते नहीं है, या तो गुजरात से या फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जब अनिल अंबानी जी या फिर जो भी है, जो आपने खुद ने जिक्र किया, जिनके साथ आप हमेशा रहते थे, तो ये बताइए कि क्या वाकई में उद्योगपति भी राजनेताओं को मझधार में छोड़ देते हैं क्या? नहीं, ये तो अमर सिंह जी बेहतर बता पाएंगे। हमारा तो किसी उद्योगपति से संबंध नहीं रहा। मैं तो किसान का बेटा हूँ और बहुत सड़क नहीं, मैं अपनी पार्टी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन मैं आपने एक शेर कहा सच और झूठ पे, तो मुझे भी एक शेर याद आ गया। जी फरमाएं। कि बाजार में दोपहर तक बिक गया एक एक झूठ। बाजार में दोपहर तक बिक गए एक एक झूठ। एक एक झूठ, और हम शाम तक बैठे रहे सच्चाई लिए। वाह। एक और फिर मैं आपके साथ साथ मैं एक और शेर रख देता हूँ। वसीम बरेलवी साहब का शेर है ये, झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए। हाँ, झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता ही रह गया। वाह, बिल्कुल। एक विद्वान ने ये भी कहा, पश्चिमी विद्वान ने, कि सच जब तक जूते पहनता है झूठ दुनिया का चक्कर लगा चुका होता है। तो मैं ये जरूर टिप्पणी करना चाहूंगा कि आदरणीय अमर सिंह जी ने, विंस्टन चर्चिल ने कहा था सर, 2 उद्योगपतियों के नाम लिए। जी, मैं मतलब इसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहता, लेकिन जो सच्चाई है, दोनों के ऊपर आज आरोप हैं। अडानी जी का 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा एनपीए होने जा रहा है, और जिसपे भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने मांग की है कि इसकी जांच की जाए और इसको एनपीए ना होने दिया जाए। और अंबानी जी तो आजकल संसद में भी उनके नाम उठ रहे हैं कि जो भाई क्या हुआ उसमें राफेल डील में जो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उद्योगपतियों का इस्तेमाल किया जाए राष्ट्र निर्माण के लिए। ठीक बात। उद्योगपतियों का इस्तेमाल ना किया जाए चुनाव जीतने के लिए। कहीं ये मोदी जी का भाषण इसलिए तो नहीं है कि चुनाव सर पर आ रहे हैं, मोटा पैसा चाहिए, इन लोगों से पैसा निकलवाना है, थोड़ा प्रसन्न करो, थोड़ा खुश करो, चुनाव में अपना चुनावी पैसे से ज्यादा तो वोट बजट का इंतजाम करो। भाटी साहब, पैसे ज्यादा चाहिए, वोट ज्यादा चाहिए? वोट ज्यादा आप खुद कह रहे हैं। देखिए आपने एक मिनट, आपने खुद ने एक चीज कही कि जो पार्टी राजनेताओं के साथ खड़ी रहती, गरीब उसे मानते कि नहीं ये हमारी विरोधी है, तो गरीब ज्यादा है, उद्योगपतियों पैसे वाले तो है कितने है कितने सर पैसे वाले? ये सिंघवी साहब, इस देश का दुर्भाग्य है। इस देश में लोकतंत्र अभी इसीलिए मैच्योर नहीं हो पाया है कि यहाँ पैसे का बहुत बड़ा खेल चुनाव में है। जिस दिन चुनाव 0 खर्चे पे आ जाएंगे, उस दिन असली लोकतंत्र देश में होगा। चुनाव में पैसे का बहुत बड़ा रोल है। चुनाव की चमक दमक, पैसे की चमक दमक में असली बातें लोगों तक नहीं जाने दी जाती हैं। फर्जी मुद्दे उठा दिए जाते हैं, फर्जी नेता खड़े कर दिए जाते हैं, और ऐसे फर्जी लोग ही चुन चुन के पहुंच जाते हैं विधानसभा और लोकसभा। ठीक बात है। अच्छा, एक 10 सेकेंड देखिए, यह बात है जो हमारे संविधान कर्ताओं ने क्या कहा था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ आर्थिक डेमोक्रेसी भी जरूरी है। बिल्कुल। तो आर्थिक डेमोक्रेसी कैसे आएगी जब आप देश में समाजवाद से? आर्थिक डेमोक्रेसी का मतलब है समाजवाद। इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा, अमीरी और गरीबी के बीच में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। ऐसा है, आप दोनों की आर्थिक डेमोक्रेसी की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। मैं तो एक चीज चाहता हूं, आपकी सरकार आए तो आप अपनी डेफिनेशन से आर्थिक डेमोक्रेसी लाए, आपकी आए तो आप लाए दोनों। लेकिन बहुत देर से मैं बग्गा साहब के पास भी नहीं गया हूं, बग्गा साहब के पास आऊं उससे पहले अलग साहब से एक सवाल लेना चाहता हूं, और ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। देखिए, यह सबको पता है कि राजनेता और उद्योगपति कहीं न कहीं आपस में किसी भी वजह से मिलते हैं, एक दूसरे से काम पड़ता है। उद्योगपतियों को कुछ अप्रूवल लेनी होगी, कुछ पॉलिसी बनवानी होगी, राजनेताओं को चंदा चाहिए होगा, या उनके जो संसाधन है उनका इस्तेमाल करना है। अब बड़ा सवाल ये कि बड़ा गुनहगार कौन? देखिए क्या एक मिनट सर, सवाल मेरा ये अलग साहब, सवाल मेरा ये कि अगर उद्योगपति कहीं कोई अपना काम करवाने के लिए रिश्वत दे, अंडर द टेबल कोई काम करवाए, ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि कुर्सी पर जो बैठा राजनेता अदरवाइज वो करेगा नहीं।
लेकिन राजनेता अपनी कुर्सी पर बैठे हैं और उसलिए भले वो काम सही भी है लेकिन उसके लिए पैसा मांगते हैं, वो तो भ्रष्टाचार है। तो बड़ा गुनहगार कौन हुआ फिर? नहीं, देखिए, मैं तो उसमें जाना ही नहीं चाहता। किसी ने कहा कि इलेक्शंस में पैसे चाहिए, अमेरिका में भी चाहिए, इंग्लैंड में भी चाहिए। जहां डेमोक्रेसी है, नो इलेक्शन इज फॉट विदाउट मनी, बट इट इज द मनी इज गिवन विदाउट फियर। जब आप पैसे देते हैं डर से, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। वहां पे तो जो डेमोक्रेट, मैं पहले कह रहा था, डेमोक्रेट को खुला देते हैं, और जब प्रेसिडेंट रिपब्लिक दे क्रिटिसाइज हिम। मैच्योरिटी तब आएगी अगर आप पब्लिक को समझाएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट और पॉलिटिशियंस को समझाएंगे। देखिए, अब देखिए, अंबानी की बात हुई, उन्होंने जियो ये शुरू किया, मैं पूरा देश घुमाया, सब लोग कंज्यूमर वेरी हैप्पी है, कॉस्ट उन्होंने कम करवा दिया, वोडाफोन को कम करना पड़ा। अब आप कहिए कि अंबानी ने क्यों किया, बट ही इज डूइंग इट फॉर द नेशन। इतना आपको याद रखना चाहिए। और अदानी भी अगर एनपीए बनेगा तो क्या देश खराब नहीं होगा? अब जब उन्होंने पोर्ट सेटल किया था, वहां पे कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था, 1 रुपया भी कोई एकड़ के लिए नहीं देना पड़ा। अब वो बढ़ गए, तो कह रहे हैं मोदी जी ने देखो ये 1000 रुपए पर एकड़ कैसे दे दिया। अरे भैया, जब शुरू हुआ था उन्होंने सबको बुलाया था, क्यों नहीं गए आप उस वक्त? जब क्रेडिट आ गया तो अब बोलिए कि आप अदानी पैसा बना रहे। ऑफ कोर्स you must make money, but you must not profiteer. Anyone who's wrong has to be stopped. That's all. Maturity has to come with the people, maturity has to come with the industry, and maturity must come with the politicians. It will take some time. Education is required all over the world. यही चल रहा है आराम से। Give money without fear of vengeance. Do your business without fear कि कोई आके आपको, अगर आप गलत काम नहीं कर रहे हैं, वो आपको पकड़ लेगा। So then that will change. Now it's for the politicians to change it. ना लॉ तो वही बनाते हैं, इंडस्ट्री थोड़ी बनाती है। ठीक बात। तो अलग साहब ये कह रहे हैं कि भाई चंदा दें, अपनी मर्जी से दें, डर से नहीं दें। भट्टाचार्य साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले एक फटाफट में, बहुत देर हो गई, अजय बग्गा साहब से बातचीत नहीं कर पाया। बग्गा साहब, जिस सवाल का जवाब मुझे चाहिए था वो अलग साहब से मिल नहीं पाया, आपसे लेना चाहता हूं। उद्योगपतियों के लिए किसी तरह का गलत काम करना मजबूरी ज्यादा है, राजनेताओं के लिए भ्रष्टाचार ज्यादा है। क्या आप सहमत हैं? ऐसा ही होता है? जी बिल्कुल। और प्रॉब्लम यही है कि आप पारदर्शिता लाइए, इलेक्ट्रॉनिक बनाइए चीजें, अप्रूवल्स ऑटोमेटेड करिए, और जितने कम रेगुलेशन, जहां जान का नुकसान है या प्रॉफिटेरिंग है, जो अलग साहब ने भी बोला, उस सब को आप रेगुलेट करिए। बट आम जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो देखिए। और दूसरा, भारत के अंदर निवेश अट्रैक्ट करिए, वो बहुत जरूरी है। अनिल जी, हमने 90s में भारत का जब हम लेके जाते थे, विदेशियों को समझाना पड़ता था क्या रूल्स हैं, क्या है। 2000 तक विदेशी खुद समझ के आते थे, देखिए ये भारत की ग्रेटनेस है। और 2012-13 में इतना मुश्किल हो गया कुछ भी अप्रूवल लाना कि विदेशियों ने बोला अभी रुक जाइए, हम आएंगे। वो माहौल बदल गया है। वो मैं बिल्कुल इस सरकार को 10/10 दूंगा कि अब फिर से लोग कह रहे हैं कि इंडिया सेफ हेवन है, इसमें आना है। अब वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो आ रहा है, अब इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट तभी आएगा जब आप ईज ऑफ बिजनेस करेंगे, और वो उसकी बहुत जरूरत है। तो उसके लिए रूल्स को पारदर्शी बनाइए, ईजियर बनाइए, ताकि वो ब्यूरोक्रेट जो वहां से पैसा खाता है वो कम हो जाए। उसका जो फ्रिक्शन है, ये बिल्कुल सही है। मेरा भी एक जानकार है, उन्होंने प्लांट शिफ्ट किया गुजरात में, ओवरनाइट उनको लैंड मिली, उनको बिजली मिली। मैं उनके साथ बैठा था, वो वहां जो डीएम थे, हमने बोला जी ये हो गया, ये हो गया। बोला हाँ, हमने बोला था 1 हफ्ते में हो जाएगा। हमने बोला और कुछ साहब? बोला और कुछ क्या होता है? हमने बोला नहीं, कुछ इसमें और कुछ लगेगा क्या? बोला आप कल से शुरू करिए, आपको मिल गया सब कुछ। ये भी हुआ है, हमने देखा है गुजरात में, तो ये पॉसिबल है। ठीक बात है। तो वैसे इस तरह के उदाहरण सुनने को कम आते हैं, लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है तो वाकई में काबिले तारीफ है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाए। भट्टाचार्य साहब, बस आधा मिनट लूंगा मैं। जी सर। जो आपने कहा गुनाहगार कौन है, उसका मैं एक सीधा सवाल जवाब दूंगा। उसका देखिए, 2 तरफ की करप्शन होती है, एक होती है कल्यूसिव करप्शन और एक होती है कोअर्सिव करप्शन। कल्यूसिव करप्शन में क्या होता है कि सांठगांठ होती है, दोनों मिलके। और कोअर्सिव में जो अधिकारी या राजनीतिक नेता जोर देता है उसके ऊपर। मेरा मानना यह है कि जब तक ना सरकार और राजनीतिक नेताओं अपनी जो पावर है वो अगर विलय ना करे, विलय ना करके वो पावर एक इंस्टीट्यूशन को दे
जो इंडिपेंडेंट और नॉर्म बेस्ड तरीके से काम ले, तब तक ये करप्शन नहीं जाएगी, तब तक ये छवि राजनीतिक नेताओं की और जो उद्योगपति की छवि धूमिली रहेगी। और 3 उदाहरण दूंगा मैं इस सरकार के बारे में। एक चीज है FIPB का जो क्लियरेंस प्रोसेस है, सरकार ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से बाहर कर दिया, एक कमेटी को दे दिया। मैं मानता हूं कि इसी से कोअर्सिव और कलुसिव ब्राइबरी कम हुई है। ठीक बात। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आपकी, उससे जो सरकार की जो डिसीजन होगी कैसे आप एसेट को रिजॉल्व करेंगे, वो बाहर चली गई एक कोर्ट प्रोसेस में। तो मैं मानता हूं ये 2 चीजें, ये कॉलिसिव और कोर्ट से ब्राइबरी को बहुत अटैक करती है। समय की कमी है बस ये आप देखिए 70 साल देश में हो गए, अभी तक ब्राइब गिविंग यहाँ पे कानूनी क्राइम ही नहीं था। पहली बार इस बार रिश्वत देना कि रिश्वत देना भ्रष्टाचार क्रिमिनल एक्टिविटी है। तो आप देखिए किस तरह से बातें कुछ भी करें, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी ने निर्णायक लड़ाई लड़ी नहीं और कदम ही नहीं उठाया। लोकपाल जो है लोकपाल लेनी है आप। ठीक बात है। बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ होना बाकी है। सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन में एक ही बात कहूंगा। देखिए, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में कहा कि देश को बनाने में जिस तरह से किसान और मजदूरों का योगदान होता है, उसी तरह से उद्योगपतियों का भी हाथ होता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, देश का विकास होता है। ऐसे में उद्योगपतियों को लेकर पूरी तरह से नेगेटिव राय रखना या फिर उद्योगपतियों से रिश्ते रखने वाले नेताओं को गरीब विरोधी मान लेना ठीक नहीं। और कभी कभी देखिए, उनकी भावनाओं का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, कदर करनी चाहिए। क्योंकि शो खत्म करूं उससे पहले आखिर में अकबर इलाहाबादी उनका एक शेर आपके सामने रख दूं, जो उन्होंने कहा, और ये देश के तमाम उद्योगपतियों के मन में जो चल रहा है वो उस बात को दिखाता है। पब्लिक में जरा मिला लीजिए हाथ मुझसे, पब्लिक में जरा मिला लीजिए हाथ मुझसे, साहब मेरे ईमान की कीमत है तो ये है। तो मतलब उद्योगपति यही चाहता है कि अगर एक नेता उसे पब्लिकली हाथ मिलाए तो वो तभी मिलाएगा जब वो उसको ईमानदार समझता है, नहीं तो छुपेगा। तो फिर ऐसी सिचुएशन में ये जरूरी है कि अगर आपको लगता है कि उद्योगपति सही है, गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें वो दर्जा देना चाहिए। और बाकी तो देखिए, किसी के दिल में कोई झांक कर नहीं रह सकता। आप, सवाल सिंपल है, जब तक किसी के दामन पर दाग न लगे तब तक वो बेदाग है। और ऐसे में अगर कोई नेता किसी के भी साथ, आज फर्ज करें हम 4 लोग स्टूडियो में खड़े हैं, कल को हमें से कहीं कोई गलत काम कर ले तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बाकी 3 भी दागदार हो गए। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। दाग लगने के पहले आप किसी को किसी के भी साथ देखें तो मन न बनाए। हाँ, दाग लगने के बाद देखें तो फिर आप अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। ये है आज की बहस का सॉल्यूशन। और बहस के अंत में हम आपको देते हैं डायलॉग ऑफ द डे और मैन ऑफ द मैच के लिए। तो सबसे पहले आज है 2 डायलॉग ऑफ द डे। पहला है सुनील अलग साहब का और दूसरा राजकुमार भाटी साहब का। आइए पहले सुन लीजिए। देखिए, दुनिया भर में ये तो चिकन एंड एग की स्टोरी हो गई ना, कि एग आया था कि चिकन आया था, कौन आया था फर्स्ट। प्रॉफिट टियरिंग और प्रॉफिट बनाना अलग चीज बात है। कोई प्रॉफिट टियरिंग कर रहा हो, वो चाहे 4-5% कर रहा हो, उनके पीछे जाइए। 96%, 95% तो ऑनेस्ट है। कि बाजार में दोपहर तक बिक गया एक झूठ, बाजार में दोपहर तक बिक गए एक झूठ, और हम शाम तक बैठे रहे सच्चाई लिए। वाह। एक और फिर मैं आपके साथ साथ मैं एक और शेर रख देता हूं। वसीम बरेलवी साहब का शेर है ये, झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए। हाँ, झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता ही रह गया। बिल्कुल। तो एक विद्वान ने यह भी कहा, पश्चिमी विद्वान ने, कि सच जब तक जूते पहनता है, झूठ दुनिया का चक्कर लगा चुका होता है। और आज के हमारे मैन ऑफ द मैच है अजय बग्गा साहब। और अजय बग्गा साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें भी कही और बड़ी बेबाकी से भी उन्होंने खुलासा किया कि किस तरह से नेताओं का लालच इंडस्ट्री के लिए मुसीबत बन जाता है। आइए आपको सुनाएं बग्गा साहब की बात। हम एक जगह लेके गए जहां 600 एकड़ लैंड में हमने बोला बंजर जमीन थी, यहां फैक्ट्री लगवाएंगे। इतना बड़ा मुंह खुलता है कि यहां पे आप पहुंचा दीजिए पैसे, फिर आप बात करिए। इंटेल को लेके आए थे हम, $2 बिलियन वो डालना चाहते थे। इंटेल ने वो प्लांट जाके वियतनाम में लगा दिया। बग्गा साहब आपको बहुत बहुत बधाई। अलग साहब और भाटी साहब आपको भी बहुत बहुत बधाई डायलॉग ऑफ द डे की, मैन ऑफ द मैच की बधाई बग्गा साहब आपको। और जाने से पहले
देश की बात के बाद कमाई की बात। जहां पोस्ट ऑफिस की MIS यानी कि मासिक इनकम स्कीम, जिसे हिंदी में आप मासिक आय खाता योजना भी कहते हैं, इसमें निवेश करके आप रेगुलर इनकम कमा सकते हैं और इसमें सिंगल या फिर जॉइंट अकाउंट, दोनों तरह के अकाउंट आप खोल सकते हैं। और हालांकि ये सुविधा 5 साल तक पैसे जमा कराने के बाद से ही शुरू होगी। सिंगल अकाउंट में आप 1500 रुपए से लेकर 4.5 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं और इस पर सालाना ब्याज मिलता है 7.5% का। तो अगर आपको भी पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम का फायदा उठाना है तो ये स्कीम आपके लिए हो सकती है कारगर। लेकिन देश की बात में कमाई की बात खत्म नहीं होती, शुरू होती है हर रोज सुबह 8 बजे से जी बिजनेस पर दिन भर के लिए। लेकिन चलिए, हर रोज शो खत्म करने के पहले आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और हर रोज की तरह जाने से पहले एक सलाम, एक सैल्यूट देश के उन तमाम सैनिकों के नाम जो 24 घंटे देश की सरहद पर खड़े होकर आपकी, हमारे पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं। जय हिंद, शुभ रात्रि, नमस्कार।